हाँ जी दोस्तों, तो फटाफट से लास्ट राउंड खत्म करते हैं, तब जाके हम कह लेंगे कि हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया, हमारी प्रैक्टिस भी खत्म हो गई और कुल मिला के हमारा ओवरऑल कंटेंट इसका खत्म हो गया एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, तो अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। इसके अंदर आपके पास मॉड्यूल में 7 या 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप की स्टडीज दे रखी है जिसको हमें समझना है। बहुत ही सिंपल है, बस आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आपकी एक रिवीजन हो जाएगी और आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया एक तरीके से पता लग जाएगा कि हाँ कौन से एरिया जो मॉड्यूल भी हाईलाइट कर रहा है और कौन से एरिया जिसमें से सवाल जनरली पूछे गए हैं। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल आपको पढ़ना तो खैर पूरा ही, उसमें कोई शक है नहीं, बट एक रिवीजन पर्पस के लिए आप अगर इसको सुन लोगे तो आपके माइंड पे एक अच्छा असर इसका पड़ेगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर अंडर द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। तो आपने बहुत बच्चा सवाल पूछ लिया, ऐसी आपकी आवाज आ रही होगी अंदर से कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल ईयर वही होता है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। आपने ऐसा देखा था सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 21 के अंदर कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से शुरू होता है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर आएगा तो इंस्टीट्यूट ने भी लिखा और मेरे हिसाब से आपको भी लिखना चाहिए कि जब फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दो कि भाई साहब ये देखो ईयर का मतलब क्या होता है। ईयर आपका डिफाइन किया गया था सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 66 के अंदर, जिसमें कहा गया था कि ईयर को आपको लेना है एज अ ब्रिटिश कैलेंडर। ठीक है, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से जो ईयर है उसका मतलब होता है कि जो कि जनवरी से शुरू होगा और दिसंबर में खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने दोनों बातें बता दी और बात खत्म हो गया। दोनों में डिफरेंस देखना चाहो तो आपको पता है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और जो कैलेंडर ईयर होता है या फिर सिर्फ ईयर होता है वो आपका जनवरी में शुरू होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अगला सवाल आता है, पूछ रहा है आपसे व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। देखो ये इसमें पूछे ना पूछे, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था और अदरवाइज भी ये इस चैप्टर का एक हाईलाइटेड सवाल है। इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछने वाले चांसेस में से ये इकलौता सवाल निकल के आता है जिसको कि सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको इसको तो लर्न बिल्कुल कर ही लेना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 26 में आपने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। क्या कहा गया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक प्रकार का इंक्लूसिव डेफिनेशन है। यहाँ पे इंक्लूड से शुरू किया जाता है और 4 बातें आपको बताई गई थी। नंबर 1 लैंड, दूसरा बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, तीसरा और चौथा परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू दी अर्थ। ऑब्वियसली बात है, कोई भी जमीन से जुड़ी हुई चीज है, कोई बेनिफिट निकल के आ रहा है या किसी चीज को आपने जोड़ दिया परमानेंट नेचर से, जैसे कि मशीन वगैरह की इंस्टॉलेशन और लैंड, तो कहीं ना कहीं ये चारों चीजें जो है ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कवर होती हैं। एग्जाम्पल भी देना चाह रहे हैं आपके मॉड्यूल, कह रहे हैं कि जैसे ट्री है आपका, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये वो है जो आपका कवर होता है बेनिफिट्स अराइजेस आउट ऑफ लैंड के अंदर और ये हमारे जमीन से जुड़ा हुआ भी है। लेकिन अगर टिम्बर का एग्जांपल देखें तो ऑब्वियसली बात है, आपने पीछे की स्टडी में एमसीक्यू में भी देखा कि टिम्बर जो है वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता क्योंकि वो जमीन से उखड़ चुका है, कट चुका है और वो आराम से मूवेबल है, तो वो जमीन से कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो इमूवेबल में कवर नहीं किया जाता। इन द सेम मैनर ऑब्वियसली बिल्डिंग आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसलिए इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है कि जो इसके अंदर लिख दिया दैट्स सफिशिएंट। इसके अंदर इंक्लूसिव है, मतलब आपको इशारा दिया गया, आप उसके अकॉर्डिंग और चीजें भी जोड़ सकते हो। आसान से सवाल थे दोनों, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब आता है केस स्टडी, इसको आपको समझना है अच्छे से। कह रहा है क्या, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ होल टाइम केएमपी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इज सब्सिडरी कंपनी। तो इसने कंपनी एक्ट का एक प्रोविजन आपको लिख के दे दिया, कह रहा है कि भाई साहब जो होल टाइम केएमपी होता है वो एक साथ एक से ज्यादा ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता किसी भी कंपनी में, लेकिन एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी, मतलब एक कंपनी के सब्सिडरीज को वो आराम से मैनेज कर सकता है, उसमें अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है एट द सेम टाइम। रेफरिंग टू द सेक्शन 13 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, आपको एग्जामाइन करना है वेदर अ होल टाइम केएमपी कैन बी अपॉइंटेड इन मोर देन वन सब्सिडरी कंपनी। मतलब कि वो चलो जी मेन कंपनी नहीं, लेकिन अगर एक ही कंपनी के 4 सब्सिडरी कंपनी है तो क्या वो चारों में होल टाइम केएमपी बन सकता है, ये आपको बताना है। और सेक्शन 30 यूज करना है जहां पे आप देखते थे कि सिंगुलर को प्लूरल ट्रीट किया जा सकता है एंड वाइस वर्सा। तो सेम यहां पे कहा गया कि भैया एक कंपनी से ज्यादा नहीं हो सकता एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी तो एक ही लिखा गया, सब्सिडरीज तो नहीं लिखा गया, सिंगुलर सेंस में है, लेकिन आपको ये इंटरप्रेट हो पा रहा है कि भाई साहब एक कंपनी की सब्सिडरी के लिए कहा गया, अब सब्सिडरी इसकी 36 क्यों ना हो, वो 36 के 36 कंपनी के अंदर केएमपी बन सकता है। बस कंपनी कोई और नहीं होनी चाहिए, एक ही कंपनी की अगर सब्सिडरी होगी तो चाहे जितनी मर्जी हो वहां पे वो केएमपी का पोस्ट लेके बैठ सकता है। ठीक, तो इसी चीज को आपको क्लियर करना है सेक्शन 30 के रेफरेंस से। तो केएमपी का सेक्शन भी आपको यहां पे रेफर कर दिया गया, सेक्शन नंबर 203 सब सेक्शन 3, जो कि कहता है क्या कि प्रोवाइड दैट होल टाइम KMP shall not hold office in more than one company except in the subsidiary at the same time. With respect to the issue, क्या इशू है यहां पे, that whether a whole time KMP of holding
कंपनी कैन बी अपॉइंटेड इन मोर देन वन सब्सिडरीज कंपनी और कैन बी अपॉइंटेड इन ओनली वन सब्सिडरी। तो हमारा जो क्वेश्चन ही पूछा गया वो ये था कि बताओ कि भाई साहब ये एक साथ एक ही सब्सिडरी में केएमपी रह सकता है या कई सारी सब्सिडरीज में भी केएमपी अपॉइंट हो सकता है। इट कैन बी नोटेड एट सेक्शन 30 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 प्रोवाइड्स दैट द वर्ड सिंगुलर शैल इंक्लूड प्लूरल। सिंगुलर के अंदर प्लूरल समाया हुआ होता है अनलेस देयर एनीथिंग रिपग्नेंट टू द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। ऑब्वियस सी बात है। Thus, a whole time KMP may hold office in more than one subsidiary as per the present law। ठीक है जी, जो प्रेजेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये इंटरप्रिटेशन निकल के आती है कि वो एक से ज्यादा सब्सिडरी को भी होल्ड कर सकता है। अगला सवाल आपका सेम है जो कि आपने सेक्शन नंबर 27 जब पढ़ा था तो वहां पे आपने उसी के इलस्ट्रेशन में इसको पढ़ा था, वही चीज आप रिपीट होकर आ गई। कह रहा है क्या, अ नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर द स्टैट्यूटरी रूल्स टू बी सेंट। कह रहा है रूल है, स्टैट्यूटरी रूल है जिसके अकॉर्डिंग नोटिस को आपको सेंड करना है। और कैसे सेंड करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से। इज इंस्टेड सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा आपने, एक्नॉलेजमेंट ड्यू नहीं था। Whether the protection of the presumption regarding the serving of notice by registered post under the general clauses act is trainable। बंदा कह रहा है कि भाई साहब मैंने तो नोटिस भेजना था, मैंने भेज दिया, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो क्या उसका ये कहना सही है? Referring to the provision of the general clauses act 1897, examine the validity of such notice in this case। आपको उस नोटिस की वैलिडिटी को एग्जामाइन करना है। तो आपने पढ़ा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कोई एक्ट अपने आप में आपको कोई एक्सप्रेसली कोई आपको तरीका बता रहा है तो उसको आपको पूरा का पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो वो आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर एक्ट कह रहा होता पोस्ट के लिए आपने रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया होता तो सेक्शन 27 की मदद से आप बच जाते, लेकिन इसने जितनी बात बताई है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने काम को पूरा नहीं किया है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इस सेक्शन 27 के अंदर सेम डिट्टो पॉइंट यहां उठा के चिपकाया हुआ है, तो इसको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये केस स्टडी हमने देखा था, इसी केस स्टडी के रेफरेंस में इसको समझाया गया है कि इन यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीम सैन मखीजा, a notice when required under the statute rule to be sent by registered post acknowledgement due is instead sent by registered post only. The protection of presumption regarding the service of notice under the registered post under this section of the act neither tenable nor based upon this sound exposition of law। तो ऑब्वियसली बात है, डिट्टो लाइन उठाई गई है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस सेक्शन की आड़ में बच नहीं पाओगे क्योंकि आप जिस सेक्शन जिस एक्ट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो वो आपको एक डिफरेंट प्रोविजन बता रहा है, तो ऑब्वियसली आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो कुछ नहीं बताता तो आप इसका सहारा लेके बच सकते थे। अगला सवाल आता है, X owned a land with 50 tamarind trees. He sold his land and the timber obtained after cutting the 50 trees to Y. X want to know whether the sale of timber tantamount to sale of immovable property। कह रहा है जी उसने टिम्बर बेचा तो क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। एडवाइज हिम विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो अगेन इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेफरेंस आ गया और अगेन वही टिम्बर वर्ड आ गया। टिम्बर से आपको बच के रहना है। वो क्या कह रहा है कि उसने लैंड बेचा, ये तो इमूवेबल है, साथ में उसने पेड़ काटे और उसके साथ जो पेड़ की लकड़ियां थी उसको भी बेच डाला। तो ये जो लकड़ियां बेची तो क्या ये इमूवेबल का पार्ट बनेगा? ऑब्वियसली नॉट। क्या लैंड है? ये तो बिल्कुल है। तो लैंड आपका इमूवेबल है लेकिन टिम्बर नहीं है। अब इसी को आपको रेफर कर देना है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन सेम है आपकी सेक्शन 3 क्लॉज 26 के अंदर, जिसके अंदर 4 बातें आप बताओगी कि भाई साहब ये चीजें जो है ये इंक्लूड होती हैं और इससे मिलती जुलती हो सकती है क्योंकि ये इंक्लूसिव नेचर का डेफिनेशन है। बट इसके अंदर टिम्बर आपका कवर नहीं होता, लैंड आपका कवर हो जाता है। तो इसलिए आपका ये जो टिम्बर है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगा ना। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। तो सर्विस ऑफ पोस्ट आपने रिसेंटली पढ़ा और सर्विस ऑफ पोस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी था, तो आपको बेसिकली उसकी मीनिंग बतानी है। तो आप कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 27 पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे चिपका दोगे। 27 आपको क्या कहता है कि भाई साहब अगर सर्विस ऑफ पोस्ट में अगर कोई डिफरेंट इंटेंशन अपीयर नहीं होता तो क्या क्या चीजें होना जरूरी है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रीपेड होना चाहिए, मतलब उसकी पेमेंट आप कर दोगे, ऐसा नहीं कि जो रिसीव करेगा उस पोस्ट को वो पेमेंट करेगा। और अगर सिर्फ पोस्ट वर्ड यूज किया गया है तो उसका मतलब है रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए, मतलब उसकी रजिस्ट्री होनी मैंडेटरी है, काइंड ऑफ स्पीड पोस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जनरल पोस्ट भेज दिया और आप कहोगे कि आपका काम हो गया, नहीं, आपकी जो सर्विस थी वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अगर आपने एड्रेस लिखने में कटौती करी है, आपका एड्रेस इनकम्प्लीट है या फिर एड्रेस गलत है, आपने उसकी पेमेंट नहीं करी है पहले से, या फिर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए नहीं बेचा है। तो फिर इसी के अंदर एक पॉइंट और समझ में आया था क्या कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीवर्ड या इफेक्टेड माना जाता है कब, जब उसका ऑर्डिनरी जो कोर्स ऑफ टाइम होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। मतलब हमने देखा था कि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट को जनरली पहुंचने में 4 दिन लगते हैं और वो 4 दिन इलैप्स हो गए तो अनलेस एनीथिंग कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड, मतलब कि अगर उसका कोई हमें अलग से जवाब निकल के नहीं आता कि नोटिस वापस आ गया, मेल आ गया, अनडिलीवर्ड का हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, अगर वो चीज नहीं पता लगता और 4 दिन आपके जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ टाइम है वो बीत गया तो मान लेते हैं कि वो नोटिस जो है वो आपका डिलीवर हो चुका है। तो ये भी एक असम्पशन चलती है सेक्शन नंबर 25 के अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिलीवरी।
तो आपको ये चीज भी इसका ख्याल रखना है और इस चीज को भी आपको कोट करके चलना है अपने आंसर के अंदर। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बात करता है कोमल लिमिटेड declares a dividend for its shareholder in its AGM held on 27 September 2018. Referring to the provision of General Clauses Act 1897 and the Companies Act 2013, advise करना है the date during which the Komal Limited is required to pay dividend. तो आपको डिविडेंड का प्रोविजन यहाँ पे यूज करना है, जनरल क्लॉजेस एक्ट का भी यूज करना है, जिसके अंदर आप डेज को काउंट करने की बात किया करते हैं, जिसके अंदर आपने देखा था कि जो डेट शुरुआत की होगी उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है और जो लास्ट की डेट होगी उसको आपको इंक्लूड करना है। अच्छा, फिर कह रहा था डेट विच during which the Komal Limited is required to transfer the unpaid dividend or unclaimed dividend to the unpaid dividend account. तो कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट का पूरा रेफरेंस आ गया। कहीं ना कहीं अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर आपसे कंपनीज एक्ट भी चेक करना चाह रहा है, डिविडेंड का चैप्टर आपसे कंप्लीट करवा रहा है और साथ में जनरल क्लॉज एक्ट तो करवा ही रहा है। तो इसको कहते हैं बिल्कुल स्मार्ट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए जी, तो पहले पॉइंट का प्रोविजन है जिसके अंदर आपको 30 दिन का टाइम मिलता है और 30 दिन के अंदर आपको डिविडेंड देना है। अगर एक बार एजीएम में डिक्लेयर हो गया है तो उस केस में 30 दिन के अंदर आपको डिविडेंड की, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो आपको 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे करना होता है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर देखिए कब उसको अनपेड डिविडेंड में डालने की बात आती है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 9 का आपको रेफरेंस यहां पे दे देना, जिसके अंदर आप बात करोगे कि भाई साहब सेक्शन नंबर 9 कहता है कि आपको फर्स्ट जो सीरीज का डेट होगा उसको एक्सक्लूड करना है और जो लास्ट डेट होगा सीरीज का उसको आपको इंक्लूड करना है। ठीक है जी, अब उठाते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड को। पेमेंट ऑफ डिविडेंड में आपको टाइम मिलता है सेक्शन नंबर 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कितने दिन का? 30 दिन का। तो 30 दिन आप जोड़ोगे, 27/9/2018 को आपका एजीएम हुआ था, तो इसको छोड़ना है आपको, ऑब्वियसली बात आप काउंट करोगे 28 तारीख से, और 28 तारीख से 30 दिन जोड़ोगे तो वो आपका लास्ट डेट होगा विच इज इंक्लूसिव। 30th डे जो है आपका इंक्लूसिव माना जाएगा, जिसको आपको जोड़ लेना है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली क्या समझ में आया कि 28/9/2018 से 27/10/2018 के बीच में आपको डिविडेंड जो है वो पे कर देना है। ठीक है ना, जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया उसको 30 दिन के अंदर पे करना होता है और वो 30 दिन का रेंज जो है वो आपका ये निकल के आता है, बोथ इज इंक्लूसिव, मतलब 28 को भी पे कर दो चलेगा, 27/10 को भी पे करो तो भी आपका चलेगा, ये इंक्लूसिव डेज है इसके। फिर बात आई कि भाई साहब उसको अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट के अंदर कितने दिन के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो आता है आपका सेक्शन नंबर 124 जो कहता है कि अगर आपने 30 दिन के अंदर, एजीएम के 30 दिन के या डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं कर दी तो विद इन 7 डेज, मतलब 30 दिन खत्म हुआ, 30 दिन खत्म होने के बाद अगले 7 दिन, मतलब कुल मिलाकर 37 दिन है आपके पास, जिसके अंदर आपको उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर डाल देना है। ठीक है ना, मतलब एक बार आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया इस डेट पे, यहां से 30 दिन बीत गए, 30 दिन के बाद भी आपने उसको पेमेंट नहीं कर पाए या फिर वो पे नहीं हो पाया, बदला ट्रेस नहीं कर पाया, वॉट कोई भी रीजन रहा हो, तो इसके बाद जो ये 7 दिन होंगे, इस 7 दिन के अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर उसको डिलीवर कर देना होता है। तो आपने देखा क्या? आपने देखा कि आपको जो टाइम मिला था पीछे, इसमें ये 27 था, ये था आपका 28/9 और ये था आपका 27/10, ये 30 दिन आपके पूरे हो गए थे। उसके बाद आपको पता है कि अगले 7 दिन जोड़ने, जब अगले 7 दिन की शुरुआत होगी तो उसमें 27 क्या लिया जाएगा, क्योंकि इस सीरीज का ये फर्स्ट डे है, इस वाली नई वाली सीरीज का ये फर्स्ट डे, तो ऑब्वियसली बात है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसकी 7 दिन की शुरुआत होगी 28/10 से और इसके बाद आपको 7 दिन लेना है और एंड का जो दिन होगा, जो 7th डे होगा, उसको आपको इंक्लूड करना होगा विच इज 3rd नवंबर। ठीक है, तो इस तरीके से 7 दिन है, तो ये रेंज के अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर कर देना है, बोथ डेज आर इंक्लूसिव। तो दिस इज ऑल अबाउट डेज काउंटिंग एंड कंपनीज एक्ट का प्रोविजन, जिसको मिक्स करके ये स्मार्ट क्वेश्चन बनाया गया। अगला और लास्ट सवाल आता है आपका, रिपील ऑफ प्रोविजन इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीशन ऑफ प्रोविजन। हमने इसको पढ़ा था जब हमने चैप्टर की पढ़ाई की थी कि अगर आपने प्रोविजन को रिपील किया है और प्रोविजन को डिलीट किया है तो दोनों का डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है। आपसे कह रहा है कि भाई साहब इसको एक बार एक्सप्लेन करके बता दो। तो हमने देखा था कि अगर किसी प्रोविजन को हम रिपील करते हैं तो वो माना जाता है कि वो इस तरीके से रिपील हुआ जैसे कि वो कभी था ही नहीं, मतलब कि अगर कोई एक्ट यहां पे बना और यहां पे हमने उसको रिपील किया तो ऑब्वियसली बात है आगे तो एग्जिस्टेंस में वो रहेगा नहीं और मान लिया जाएगा कि पीछे भी एग्जिस्टेंस में वो नहीं था। इस तरीके से वो खत्म होता है, एक्सेप्ट कुछ हमने 5 बातें देखी थी जो कि खत्म नहीं होती है। अब डिलीशन की अगर बात करें तो डिलीशन में कहा जाता है कि अगर एक्ट यहां से यहां तक था तो वो रहेगा और इसके आगे अगर उसको खत्म किया तो आगे नहीं रहेगा, लेकिन वो बैक डेट से खत्म नहीं होगा, मतलब जड़ से खत्म नहीं होगा, उसकी जड़ें जैसी थी वो वैसी ही रहेंगी। ये बात होती है, मोटा मोटा डिफरेंस इसका यही निकल के आता है। जिससे रिलेटेड आपके पास ये केस लॉ है, क्या है, इन नवरंगपुरा गांव धर्मदा मिल्कत ट्रस्ट वर्सेस रमतुजी रामाजी। ठीक है जी, इट वॉज डिसाइडेड दैट रिपील ऑफ प्रोविजन इज इन डिस्टिंक्शन फ्रॉम द डिलीशन। बिल्कुल सही बात है कि इसके बीच में डिफरेंस है। रिपील ऑर्डिनरली ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, मतलब कि बिल्कुल खत्म, ऑब्लिशन ऑफ द प्रोविजन, जैसे कि वो कभी था ही नहीं, एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, देयरबाय अफेक्टिंग ऑल इनकोहेरेंट राइट्स एंड ऑल कॉजेस ऑफ एक्शन रिलेटेड टू द रिपील्ड प्रोविजन। मतलब
कि जितने भी उससे जुड़े हुए राइट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी उससे जुड़े हुए कॉजेज होंगे वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे, क्योंकि आपने तो पूरा उसको रिपील कर दिया जड़ से, तो जितने भी राइट्स, जितने भी एक्शंस वगैरह होंगे सबके सब रिपील माने जाएंगे, सबके सब खत्म हो जाएंगे, एक्सेप्ट वो 5 बातें हैं, उसका आपको रेफरेंस यानी देना, बट आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी 5 बातें हैं जिसको कि हम रिपील नहीं मानते। ठीक है जी, बात करते हैं डिलीशन की। तो ऑर्डिनरी टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लेजिस्लेचर अफेक्टिंग द सेड डिलीशन, मतलब जिस दिन से डिलीट हुआ उस दिन से इफेक्टिव माना जाता है, नेवर टू अफेक्ट द टोटल अफेक्टिंग और वाइपिंग आउट द प्रोविजन एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। ऐसा हम इसको नहीं मानते कि ये कभी था ही नहीं, नहीं भाई साहब पीछे था, अब खत्म हो गया तो अब ये नहीं रहा। तो ये फर्क है डिलीट और रिपील के अंदर, मोटा मोटा ये आपको याद करना जरूरी है। हमने मोटे मोटे यहाँ पे 8 सवाल देखे हैं, जिसके अंदर आपने पोस्ट वाला पॉइंट 2 बार देख लिया और इमूवेबल का 2 बार देख लिया, उसके अलावा 2-3 सवाल थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। तो इसको आप एक तरीके से आप इंपॉर्टेंट एरिया समझ सकते हो, जिसको आपको डीप में जाने की आवश्यकता है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और काफी चीजें इसके अंदर की आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आप कह पाओगे कि ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है। ठीक, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आए होंगे, सारे पार्ट समझ में आए होंगे, एमसीक्यू समझ में आया होगा, केस स्टडी समझ में आया होगा। किसी भी पार्ट्स के अंदर ऑब्वियसली बात है, इसके बाद एक कंपाइलेशन होगा आपका, जिसके अंदर पूरा का पूरा आपको एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। बट आपको किसी पार्ट में दिक्कत हो, कंपाइलेशन में दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, आप उसको कमेंट करके बताओ, कोशिश करेंगे उस कमेंट में उसको एक्सप्लेन करने की, और अगर नहीं हो पाया तो कोशिश करेंगे उस, अगर डाउट ऐसा लगा कि कॉमन नेचर का और कुछ हमने मिस कर दिया आपको कराने में, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नए एक्ट या नए चैप्टर्स के अंदर। अब इसका नया पार्ट तो कोई आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे समाप्त हो चुका है, बट ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्ट आएगा, कोई ना कोई पार्ट आएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम इसके बाद आपका इंटरप्रिटेशन वाला जो एरिया है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं उसकी शुरुआत में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।